Hello, dear students. Welcome to the Expert Physics app. So, students, today we are going to learn lots of topics. So, let me just tell you what are the topics we are going to discuss today. So, बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ऑर्बिट इंटरेक्शन। फिर दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा फाइन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग विच वी विल बी लर्निंग will be okay then fine structure constant, fine structure constant, and fifth is LS splitting। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन तो इसी में आ जाएगा ना, तो LS कपलिंग। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हैं, ये एक्चुअली में आपका पर्टर्बेशन के ही टॉपिक्स हैं। अब आप बोलोगे पर्टर्बेशन के टॉपिक्स कहाँ से हो जाते हैं सर, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि कहाँ से हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने जीमन इफेक्ट पढ़ा था, स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था, उन सभी में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर्टर्बेशन की तरह होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रो लेवल पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, बेसिकली आप इसकी एनर्जी कैसे लिखते हो, p²/2m + v/r, राइट, ऐसे ही लिखते हो ना आप एनर्जी। तो ये तो एकदम सिंपल एनर्जी होती है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे और भी इंटरेक्शंस होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से इंटरेक्शन है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने एक कोलम्बियन फोर्स ले लिया, कोलम्बियन पोटेंशियल ले लिया और उसकी एक काइनेटिक एनर्जी ले ली, बस इतना ही लिया है ना आपने यहाँ पर। इसके अलावा तो आपने और कुछ भी नहीं लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या क्या नहीं लिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो ऐसी नहीं होती है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। काइनेटिक एनर्जी हमें इतनी लेनी चाहिए, m-m0 c², ये इतनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी के कारण, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक है, इसी के कारण अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब हम हमारा नया हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो उसमें हमें एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एरर है वो कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। ठीक है, तो इसके कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करता है। ठीक है, तो इसके कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ही बनता है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक डायपोल, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका ये डायपोल है ना, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी जिसे हम कहते हैं HSO। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें आ सकती हैं, अगर आप देखें तो एक्चुअली में प्रोटॉन का भी स्पिन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन होता है। तो प्रोटॉन का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, ये दोनों भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दैट दिस इंटरेक्शन, ठीक है, दिस इंटरेक्शन लीड्स टू द हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, हाइपर फाइन कहते हैं, इसके कारण जो स्प्लिटिंग होती है उसे कहते हैं हाइपर फाइन, या भी आप इसे हाइपर फाइन इंटरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन हमने अलग से कुछ भी नहीं लगाया है तब भी से। यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लैम्प शिफ्ट भी होती है, बट लैम्प शिफ्ट अभी हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं। लैम्प शिफ्ट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्वांटम वैक्यूम में भी क्वांटम मैकेनिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वो चेंज कर सकते हैं। तो वो उसको अगर पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो लैम्प शिफ्ट
हैमिल्टोनियन हमारा क्रिएट हो जाता है, बट अभी हम इसे नहीं देख रहे हैं। अभी हमारा जिन चीज़ों को देखना है वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, तब आप समझ ही गए होंगे ये जो चीज़ होती है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपर फाइन, सॉरी इसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। रिलेटिविस्टिक करेक्शन और स्पिन ऑर्बिट करेक्शन जब ऐड कर देते हैं, सो दैट फॉर्म्स द हाइपर फाइन करेक्शन, ठीक है, सॉरी दैट फॉर्म्स द फाइन स्ट्रक्चर। और ये आपका हो गया एच हाई, ठीक है, हाइपर। देखो तो इवन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली नहीं अप्लाई किया गया है, तब भी से हमारा ये और ये हमारा प्रेजेंट है, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन में के एनर्जी के लिए ऐसे पर्टर्बेशन की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के हैमिल्टोनियन में ऐसे पर्टर्बेशन की तरह प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। इनके कारण भी स्प्लिटिंग होती है ना, इनके कारण भी स्प्लिटिंग होती है। तो देखो आपने तो अब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो जैसे ये एनर्जी लेवल है n=1 n=2, है ना, तो ये अनपर्टर्बेटेड एनर्जी हो गई, ये अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होगी। हम क्या होता है जब हम ना फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब जब हम देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक करेक्शन को भी इंक्लूड कर लें, जब हम HSO को भी इंक्लूड कर लें, तो यही जो लेवल्स होते हैं ना, ये कई लेवल्स में बढ़ जाते हैं, आप समझ रहे हो, लाइक दिस। और जब आप जब आप हाइपर फाइन को भी इंक्लूड कर लेते हो, तो ये और भी ज़्यादा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एनर्जी लेवल्स जो बढ़ गए हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसके कारण इसके इस स्प्लिटिंग के कारण ना दरअसल स्पेक्ट्रा भी स्प्लिट होता है। देखिए यहाँ आपको एक लाइन मिल रही थी, अब वहीं पर आप देखिए कितनी सारी लाइंस दिखाई देंगी, मिलेंगी आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही हैं, और भी काफ़ी सारी लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हाइपर फाइन में क्या होगा कि ये एनर्जी लेवल भी कई एनर्जी लेवल्स पर बढ़ जाएगी, ये एनर्जी लेवल्स भी कई एनर्जी लेवल्स पर बढ़ जाएगी, ये एनर्जी लेवल्स भी कई में बढ़ सकती है, ये भी कई में बढ़ सकती है, जिसके कारण आपको और भी ज़्यादा ट्रांजिशंस देखने मिलेंगे। और यहाँ पर एक लाइन और लाइन्स और फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा लाइंस दिखाई देंगी। तो दरअसल होता क्या है, बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें एक लाइन दिखती है, बट जब हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो और भी ज़्यादा लाइंस दिखती हैं, और भी ज़्यादा हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो और भी ज़्यादा लाइंस दिखती हैं। तो इस तरह से हमें लाइंस क्यों मिलती हैं, उनके पीछे उनको एक्सप्लेन करने के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, कि क्यों ये लाइंस दिख रही हैं। उस तरह से हमें आइडियाज़ मिलते गए कि हाँ यहाँ कौन कौन से इंटरेक्शंस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो और भी ज़्यादा लाइंस स्प्लिट होती हैं, है ना, बिकॉज ऑफ स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिलहाल स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट को इंक्लूड नहीं किया है। तो आप आगे से याद रखना HFS फाइन स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ रिलेटिविस्टिक करेक्शन एंड, ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अभी फिलहाल में मैं फाइन स्ट्रक्चर के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैंने ज़ीमन इफेक्ट के टाइम में आपको फाइन स्ट्रक्चर के कारण मिलने वाला जो हमारा करेक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, वो आपको वहाँ पर बताया था। एग्जाम में फाइन स्ट्रक्चर का ज़्यादा कुछ आता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर अभी इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है वो होगा, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, वो है HSO, मतलब हम पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसी के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू द करेक्शन, ठीक है, विच एक्चुअली लीड्स टू द शिफ्ट और करेक्शन। तो हमारी इसके कारण क्या होगा, अगर हम सिर्फ इसी को मान रहे हैं तो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी में HSO आ जाएगा। HSO क्या है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है ना, स्पिन और ऑर्बिट के बीच का इंटरेक्शन है, इसे क्या इसलिए कहते हैं HSO, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, HSO कहते हैं, ठीक है। अब ये HSO की वैल्यू होती कितनी है, तो HSO कितना होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, सो ये होता है आपका F(r), ठीक है, L.S या S.L, ये इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर F(r) क्या होता है, सो इट इज इक्वल टू होता है 2me² c² 1/r, ठीक है, dv/dr, ठीक है, L.S। सो इतना पार्ट आपका F(s) है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, यू नीड टू मेमोराइज इट, है ना, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये होता है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, विच यू हैव टू सॉल्व राइट नाउ। मैं आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट्स में, ठीक है, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स एंड थिंग्स फॉर प्रैक्टिस। सी स्पिन ऑर्बिट, देखिए ये क्वेश्चन है ना गेट का है, ये 2019 का है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और जैसे ही आपका आंसर आ जाता है मुझे कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। जस्ट कमेंट मी वंस यू हैव डन दिस। ओके मेरे ख्याल से टाइम तो मैंने काफ़ी दे दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये कैसे राइट आंसर हो गया, देखिए, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सेंट्रल फील्ड इज रिटर्न एज, देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एच एस ओ ये है, हम तो जानते हैं एफ ऑफ आर क्या होता है। तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि हाइड्रोजन एटम है या हीलियम एटम है, इन्होंने बोला है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज मूविंग इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, दैट इज मूविंग इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब ये नहीं बताया कि ये स्फीयर होलो है या ये स्फीयर सॉलिड है, सो इट इज़ नॉट टोल्ड। तो अपन दोनों केसेस लेकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे प्रोसीड करना है, ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। एच एस ओ क्या होता है, एच एस ओ होता है 1/2 me² c², 1/r dv/dr, ठीक है, L डॉट एस। तो ये आपका स्टार्टिंग वाला टर्म कहलाता है एफ ऑफ आर, ये होता है L डॉट एस, ठीक है। तो अब हमें हमारा जो एफ ऑफ आर है इसमें एक्चुअली में दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक तो पहला एक कांस्टेंट है, फिर दूसरा है 1/r एंड देन वी हैव dv/dr। v इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का खेल क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है इनसाइड, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर होता है, तो अगर हम इसे लेते हैं होलो, लेट्स टेक होलो, है ना, लाइक दिस, तो पूरा चार्ज तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, सरफेस में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा अब इस केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें जो हमारा पोटेंशियल होता है, तो मैं अभी पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकता हूँ और पोटेंशियल भी ले सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। पोटेंशियल इज सिंपली इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ना ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे थे दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नहीं तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यू, है ना। और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है, वन सेकेंड लेट मी मेक द थिंग्स क्लियर, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो उससे चिंता नहीं करना है आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी, है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्यू का मल्टीप्लाई करना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना हो जाएगा हमारा, सो इट विल बिकम, ठीक है, कितना होता है, कितना है होलोस्फीयर का जो पोटेंशियल है इनसाइड कितना होता है, सो इट इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, ठीक है। और अगर सॉलिड स्फीयर लेते हो तो इसका कितना होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R 3/2 माइनस 1/2 R²/R², ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, वो मैं लिस्ट आपको ना दिखा देता हूँ, सो दैट लिस्ट विल हेल्प यू अ लॉट। सो पहले मैं आपको सॉलिड स्फीयर के लिए दिखा देता हूँ। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये ऐसी है, ठीक है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा आगे के लिए याद रखना, सो यू कैन सी दैट द लिस्ट इज़ हियर, ना, ये सॉलिड के लिए हो गया, ठीक है। और होलो के लिए कितना होता है बता देता हूँ, होलो के लिए इतना होता है,
So for holo it is this much. ठीक है, अब ये देखो, सो ये आपका हो गया होलो, ये आपका हो गया सॉलिड। ठीक है, तो होलो के लिए आप देखोगे कि इनसाइड जो है ना वो कांस्टेंट है ना, आउटसाइड ये नॉर्मल जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होता है वैसे ही बिहेव कर रहा है। यहाँ आप देखोगे आउटसाइड और सरफेस पर तो ठीक है, इनसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, आप करना क्या है। जैसे आप यहाँ पर कोई भी ले लो केस, तो मान लीजिए कि मैं ये वाला केस ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला केस ले लूँगा तो अब मुझे अगर एफ ऑफ आर पता लगाना है, ठीक है, तो मैं होलो स्फीयर का केस ले लेता हूँ। तो होलो स्फीयर के केस में क्या है, ठीक है, व्हाट इट इज़, तो होलो स्फीयर के केस में मुझे मिलेगा एफ इक्वल्स टू ए अपॉन आर, सो आई एम गोइंग टू गेट ए अपॉन आर डी अपॉन डी आर। तो इसमें आपको चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आउटसाइड यू कैन कंसीडर सम चार्ज क्यू डैश, तो सिंपली ये आपका हो जाएगा क्यू डैश, ठीक है, वी इन, है ना। ओके, तो अब आप देखो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सो इट इज़ कम्प्लीटली कांस्टेंट, सो यू आर गोइंग टू गेट ज़ीरो, है ना। तो एफ कितना आया, ज़ीरो, तो ज़ीरो क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट ही है ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, सो यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट। अब चलो मैं इस सॉलिड वाले को लेकर देखता हूँ, है ना, क्या मिलता है। तो सॉलिड स्फीयर की केस में अगर हम आ जाते हैं तो एफ इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है, डी अपॉन डी आर, ठीक है, और इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है, सो क्यू डैश क्यू आर 3/2 1/2 लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये सब तो कांस्टेंट है, सो लेट्स पुट इट इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो मैं इन सभी को बी मान लेता हूँ। सो 1 अपॉन आर, ठीक है, डी अपॉन डी आर, ये आपका हो जाएगा 3/2 - 1/2 लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन आर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ज़ीरो मिल जाएगा पहले वाले डिफरेंशियल से, दूसरे वाले से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर आर। तो आप अंदर और ले जाओगे, सो देयर इज़ ए नेगेटिव साइन। अब अगर अंदर और आप जाते हो, सो इट इज़ इक्वल्स टू सिंपली बी, तो ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपको सिर्फ बचेगा माइनस बी अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर समथिंग विच इज़ एक्चुअली कांस्टेंट, है ना, जो कि कांस्टेंट है। तो आपने देखा कि आप कोई भी केस ले लो, सॉलिड स्फीयर लो, होलो स्फीयर लो, वॉट एवर यू आर टेकिंग, यू आर गोइंग टू गेट इट एज ए कांस्टेंट। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेल क्लियर टू यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट। आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड इट क्वाइट वेल। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कि हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आ सकते हैं या आएंगे, ठीक है, आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती, इसको अपन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, ठीक है, 137। इट इज़ अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, आप इसको याद रखना। ठीक है, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। और बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आप इसका फार्मूला देखना चाहते हैं कि फॉर्मूले के फॉर्म में कैसा होता है, तो इट इज़ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन एच सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आप अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इतना आएगा। वैसे तो उसको फॉर्मूले के रूप में बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है, बट ये एक यूजुअल फॉर्म है जिस तरह से लिखा जा सकता है।
ठीक है। सो आप इसको याद रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में एक्चुअली में कई बार आ चुके हैं, तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ विच यू हैव टू डू राइट नाउ। तो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा वेट करना। ओके, सो क्वेश्चन इज एज फॉलोस। सो ये क्वेश्चन है जेस्ट 2012। कंसिडर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इफ अल्फा इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट स्टेट इज। ठीक है, सॉल्व करिए बच्चों, जो भी आंसर आए मुझे बता देना। वॉट एवर द आंसर यू गेट जस्ट लेट मी नो। ओके, ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम। तो चलो मैं बता दूं आपका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों आप लोगों का जो राइट आंसर है इस केस में वो है ऑप्शन डी। ठीक है, लेट मी जस्ट सॉल्व नाउ। तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लोवेस्ट ऑर्बिट में कितनी होगी। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन एटम के केस में, दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n=1 पर है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होने वाली है। देखिए, तो बोर मॉडल कहता है क्या है। सो व्हाट इज़ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल सबसे पहली बात तो ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा और ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, है ना। एंगुलर मोमेंटम इज इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, एन इज इंटीजर 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर पी, है ना। ओके, या आर पी लिख सकते हैं क्योंकि आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पी इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आर एम वी इज टू एन एच नॉट, और ये हमारा हो जाएगा ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, अब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ज़रूरी ये है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r दैट मस्ट बी इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स, है ना। दोनों को बैलेंस करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम की इसमें z की वैल्यू हम 1 कर देते हैं, सो इट इज़ e²/r²। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन e/r। तो इससे ना हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। सो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी, so the value of r is going to become students 1/4 pi epsilon 1/4 pi epsilon e² mv²। ठीक है, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेना, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ आगे। सो हमें वेलोसिटी निकालनी है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, तो है ना। सो बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन e² mv² mv = n h नॉट। ठीक है, तो बच्चों कुछ कट रहा हो तो उससे जो भी चीज़ें कट जाए उन्हें काट देना है। ठीक है, सो ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा e², m से m कट जाएगा। ठीक है, इसकी पावर भी कट जाएगी। ठीक है, 4 पाई
एप्सिलॉन एन एच नॉट इक्वल्स टू वी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारा ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू तो हम 1 ले लेंगे, वी विल जस्ट टेक इट 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, वी इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एच नॉट। अब जो फाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या होता है एसआई यूनिट्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन एच सी। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा सी, तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, अब आप लोग देख लो, ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट। नेक्स्ट पेज ये था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। सी नेक्स्ट है मेरा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, देखो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं मान लो हाइड्रोजन एटम को ही यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया P, ये हो गया E इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो स्पिन होता है और इसका जो बेसिकली स्पिन होता है ना, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड इट लीड्स टू व्हाट इज़ नोन एज द स्पिन, इट लीड्स टू व्हाट इज़ नोन एज द हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, तो ये एक प्रकार का पर्टर्बेशन है जिसके कारण, ठीक है, हमारी एनर्जीज स्प्लिट होती हैं और एनर्जीज स्प्लिट होने के कारण हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस भी स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हम इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही वो एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, अभी क्या हो गया ना कि अब आप जो क्वांटम मैकेनिक्स अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा सा एटॉमिक के साथ ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप एग्जैक्टली क्वांटम का कर रहे हो या एटॉमिक का कर रहे हो, तो आप इन्हें एक ही टॉपिक समझ लीजिए। ठीक है, आप एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ोगे तो उसमें भी यही सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, ओके, सो चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों सिलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं, तो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा देखो एटम का जो एंगुलर मोमेंटा होता है, ठीक है, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा होता है वो होता है L और S, और दोनों को कंबाइन करने से मिलता है J। और यहाँ जो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटा होता है उसे अपन कहते हैं उसे कहते हैं हम I। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटा होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है वो हो जाता है I+J से लेकर I-J तक, है ना। तो आपको इस तरह से काफ़ी सारी F की वैल्यूज़ मिलती हैं। अब ट्रांजिशंस किन वैल्यूज़ पर होता है F की, तो उसके लिए फॉर्मूला है F=0 या +-1। तो ये है ना, F 0 to 0 अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको अभी यहीं पर करना है। ठीक है, विच यू हैव टू डू राइट नाउ, इट हैज़ ऑलरेडी केम इन गेट एग्ज़ाम। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा बट दे विल बी इन योर असाइनमेंट सेक्शन, तो आप उन्हें असाइनमेंट्स में कर लेना। तो ये है, ठीक है, ट्राई टू डू दिस। द नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, द नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट्स observed in the electronic transition, ठीक है, of an atom with the nuclear spin half is, number of hyperfine components observed in the components means lines, ठीक है, observed in the electronic transition। ठीक है, जिनका भी हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, सो बच्चों कर लो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जिसका भी हो जाए मुझे कमेंट करके बता देना व्हाट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर।
ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें दिया है, ठीक है 2p। चलो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले, ताकि अच्छे समझ में आए आपको। ठीक है, सो सी द थिंग्स हियर। देखो, तो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन दिया है 2p 1/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2s 1/2 पर। ठीक है, ओके, सो दिस द ट्रांजिशन हैपनिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें इसके लिए हमें f की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। क्या निकालनी होंगी? f की वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि 2p के लिए हमारा, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन तो दे दिया है i, ठीक है 1/2, मुझे अभी j चाहिए। तो 2p 1/2 के लिए सीधी सी बात है कि j की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, हाउ मच इज़ इट गिवन, j की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट? ठीक है, तो f की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 या 1। तो यहाँ पर आपका ये जो है 2 लेवल्स पर बटेगा। ठीक है, 0 1 एंड 0। तो यहाँ पर f की ये 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम देख लेते हैं 2s 1/2 पर। यहाँ पर भी आपका j का वैल्यू हाफ है, f का वैल्यू तो i का वैल्यू तो पहले से ही हमें हाफ दिया है, तो इस केस में भी f का वैल्यू 0 या 1 ही मिलेगा। तो इस केस में भी जो f की वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, यू आर गेटिंग इट एज 1 एंड 0। अब हम देखेंगे डेल्टा f इक्वल टू 0 या ±1 होना चाहिए। ठीक है, f ये जो है ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हमें रिज़ल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट वी आर गोइंग टू गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, सो एक ट्रांजिशन तो सीधा सीधा देखो यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है। ठीक है, वन ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसमें बेसिकली क्या है, मैं बता दूँ। ठीक है, देखो, सो अगर यहाँ जाता है तो हमारा डेल्टा f की जो वैल्यू है वो, ठीक है 1 + 1 मिल रही है या -1, वॉट एवर यू सेइंग। ठीक है, +-1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे +1 दे देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो आएगा, ये जब इसमें आएगा तो यू आर गोइंग टू गेट 0। ठीक है, और फिर एक ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला अलाउड नहीं होगा और एक इसमें हो जाएगा अलाउड। तो कुल मिलाकर 1 2 और 3 अलाउड हैं, ये वाला अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, है ना, मैंने बताया था ना 0 to 0 इज़ नॉट अलाउड। तो आपको 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग 3 कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट्स क्या है एक्चुअली में, तो पहले आपको एक लाइन मिल रही थी। ठीक है, यू आर गेटिंग 1 लाइन। अब आपको यही लाइन कितने कंपोनेंट से बढ़ जाएगी, एक लाइन इसके कारण मिल जाएगी, एक लाइन इसके कारण मिल जाएगी और एक लाइन इसके कारण मिल जाएगी। तो इस लाइन के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3। सो यू विल गेट 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपको कितने कंपोनेंट्स मिले, 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में। सो आंसर इज 1। और भी क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, वो सब मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, सो कई बार स्टूडेंट्स ये बात नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन ज़ीमन इफेक्ट का है या एलिस कपलिंग का है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, ट्राई टू डू। ये आ गया, करो इसे। ये क्वेश्चन है गेट 2013 का। The number of spectra lines allowed in the spectrum for the transition in the sodium is, the number of spectral lines allowed in the transition allowed in the spectrum। ठीक है, सभी लोग करें और मुझे बताएं आंसर्स क्या आ रहे हैं बच्चों। चलो ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को आंसर्स क्या आ रहे हैं। चलो, इसका राइट आंसर है 3। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको कोई भी ज़ीमन इफेक्ट कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ज़ीमन इफेक्ट कंसीडर, क्योंकि बोला ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो क्यों करोगे। तो यहाँ पूरी स्प्लिटिंग जो है वो सिर्फ एलएस कपलिंग के कारण हो रही है। तो देखो 2D, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है
ठीक है 2p। तो एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ की तरफ हो जाता है, एक लाइन मिलती है। अब ये जो लाइन हमें मिलती है कितने स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होने वाली है। अब देखो उसके लिए हमें अगर पता करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर जब हम एल एस कपलिंग लगाएंगे तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप इसके लिए क्या करो, ठीक है एस पता लगाओ। तो 2s+1 इक्वल्स टू क्या होता है 2। तो एस कितना हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ से हमें एल कितना मिल रहा है 2। तो जे की वैल्यू कितनी होगी हमारी इस केस के लिए 5/2 होगी या इट विल बी 3/2। सो इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है इन 2 पार्ट्स 2d, ठीक है 5/2 एंड 2d 3/2। इसी तरह से हमें इसको भी देखना होगा। इसके लिए क्या हो रहा है, सो 2s+1 इक्वल्स टू 2। तो s की वैल्यू 1/2 है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द p, ठीक है, और j की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड 3/2। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा 2p 3/2 एंड 2p 1/2। अब देखो एल एस कपलिंग के जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। एल एस कपलिंग के सिलेक्शन रूल्स क्या हैं, ये मैंने आप लोगों को जीमन इफेक्ट के टाइम पर ही पढ़ाया था और पीडीएफ में भी दे रखा है। डेल्टा एल इक्वल्स मैंने सेमी क्लासिकल थ्योरी में भी जो है बताया था, ठीक है ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ। डेल्टा एस इक्वल्स टू आपका होता है +-1, ठीक है। डेल्टा एस होता है 0, ठीक है। डेल्टा जे इक्वल्स टू होता है 0 या +-1, ठीक है। और जे इक्वल्स टू 0 से जे इक्वल्स टू 0 पर ट्रांजिशन नहीं होता है, इट इज़ फॉरबिडन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो देखो एक ट्रांजिशन तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस वाली ट्रांजिशन में आपके सिलेक्शन रूल्स जो हैं फॉलो हो रहे हैं। डेल्टा एल की वैल्यू भी 1 है, ठीक है +-1। डेल्टा जे भी 0 आ रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका एक और अलाउड हो जाएगा ये वाला, डेल्टा जे 1 हो जाएगा, डेल्टा एल भी 1 है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से आपका ये वाला भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अलाउड, ठीक है। इस वाले केस में आपका जो है ठीक है ठीक है सब कुछ चल रहा है। बट देखो ये अलाउड है, ये अलाउड है, इसमें भी सिलेक्शन रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ये वाला अलाउड नहीं होगा क्योंकि इस केस में ना डेल्टा जे की वैल्यू जो है ना वो आ रही है 2, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पर आपको ये अलाउड नहीं होगा। तो 1, 2 और 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी, ठीक है। इस ट्रांजिशन के कारण एक से स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगी, एक इसके कारण मिल जाएगी और एक इसके कारण मिल जाएगी। तो 3 लाइंस मिलेंगी, ठीक है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाहता हूँ वो है लिंडे जी फैक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडे जी फैक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये टर्म आपको मिला था एनॉमलस रीमान इफेक्ट में, वीक एनॉमलस रीमान इफेक्ट में, है ना। तो लिंडे जी फैक्टर जो होता है बच्चों, जी इसका फॉर्मूला होता है, ये टर्म सिंबल से निकाल की मदद से हमें एल एस ये सब मिल जाता है, एल एस जे। और सिर्फ आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं, जे+1 माइनस एल l+1 प्लस s+1, ठीक है, अपॉन 2j j+1। अब आप बोलोगे ये कहाँ से मिलता है। देखो जो टर्म सिंबल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, इससे देखकर सब पता चलता है। हर एक टर्म सिंबल के लिए j की वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन टुडे। गेट का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गेट 2001 में भी आया था और उसके बाद भी कई बार आ चुके हैं। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, डोंट वरी, ठीक है। सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग।
ठीक है, सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या आया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो सॉल्व करते हैं। तो 3p1 तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 एंड दैट इज इक्वल टू है 2s+1। तो s की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, आपका l कितना है 1, j की वैल्यू कितनी है 1। तो लिंडे जी फैक्टर है 1 + 2j+1 -l। ठीक है, सॉरी, ठीक है, टू j+1। तो आप देखो कितना मिलने वाला। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2, इट्स गोइंग टू बी 2, इट्स गोइंग टू बी 2 × 2। तो आई थिंक सो सभी को यही मिल रहा है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2/4। सो दैट्स गोइंग टू बी। So students, let me just check if everything is going fine or not. Yeah, ठीक है, so it's going to be 1 + 1/2 that is equals to 3/2। ठीक है, तो आंसर आ गया, यही आपका आंसर है 3/2। ठीक है, सो बच्चों इस तरह से आज मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, ओके, सो ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है, और अपने दोस्तों तक हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर पहुंचाइएगा बच्चों के। टेक केयर, बाय।